Hello friends, I Neha. Welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today we will start the discussion over the clauses. In the last class we discussed the clauses, its definition, its kinds, and in those kinds we will go with the further discussion over the different categorization, the further categorization of clauses. We studied main clause or a principal clause or the independent clause, and the second was the dependent clause. In the dependent clause we studied that there are two kinds of them. One of them is subordinate clause, second one is coordinate clause, and in that we are going to now study the kinds of the subcategorization of subordinate clause, and that subcategorization is subordinate clause. And the three kinds, first one is noun clause, the second one is adjective clause, and the third one is adverb clause. We will go with a further discussion of these things in this video. First of all, we will discuss the noun clause. What noun clause is? नाउन क्लॉज क्या है, इसकी डिफिनीशन, और फिर एक दो एग्जांपल्स लेके हम सॉल्व करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस विच ऑफ द पार्ट इज द नाउन क्लॉज. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन. नाउन क्लॉज एक्चुअली वी कैन से, देखो ये तो हमें पता है कि नाउन क्लॉज इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की एक कैटेगरी है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है. So in this we can say that it is a dependent clause. So we can write the definition. A noun clause is a dependent clause that can be used in the same way as a noun or a pronoun. हम ये कह सकते हैं, ये डिफिनीशन है कि नाउन क्लॉज क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. दैट कैन बी यूज्ड, जिसका कि हम प्रयोग कर सकते हैं किस प्रकार से, इन द सेम वे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम नाउन या फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ये तो पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मतलब अब क्लॉज में कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी इट. हाँ, वन मोर थिंग इज हियर दैट अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, it can also be an object and it can also be an indirect object. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. राम bought a car for राजू. ठीक है. राम bought a car. देखिए यहाँ पे तीन नाउन वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट वन इज राम. ये क्या हो गया आपका, ये नाउन है, और साथ ही साथ ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये कार खरीदने का जो काम है किसने किया है, राम ने किया है. सो राम इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. नाउ कार. अब कार जो है दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, यस, बट दिस इज अ नाउन. कार जो वर्ड है ये नाउन तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये फिर है क्या, ऑब्जेक्ट. अगर मान लो इस सेंटेंस को यहीं पेंट कर दे, राम बॉट अ कार, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने किसके लिए खरीदा है, लेकिन ठीक है इस सेंटेंस में बताया गया, तो हम ये भी देखते हैं कि जो थर्ड वाला जो नाउन वर्ड आ रहा है राजू, ये क्या है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है. फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये जो है ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो इसलिए क्योंकि राम ने कार खरीदी है. एक्चुअली जो उसका वर्क है वो किस पे हो रहा है, कार के ऊपर हो रहा है ना. खरीदने का काम उसने किया है किसको, कार को. और
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसके लिए खरीदा है? फॉर राजू। तो यहाँ पे इसको बताना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर राम बॉट कहेंगे तो वी नीड टू टेल व्हाट ऑब्जेक्ट राम हैज बॉट, इसलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी। तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर है और इस फॉर प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है राजू। जैसे आप एक सेंटेंस ले लो, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल में ही आपका सब्जेक्ट है, वो एक नाउन तो नहीं है लेकिन एक सब्जेक्ट है। गोज वर्ब है, टू स्कूल, स्कूल क्या है? नाउन है, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ओके, एंड इट इज ऑन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है और उसके जस्ट पहले क्या आया है? वर्ड टू। तो यहाँ पे ये स्कूल जो है ये क्या हुआ? अपने जस्ट पहले आने वाले प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द नाउन क्लॉज। ये मैंने बस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाने के लिए एग्जांपल दिया था। Okay, so we can have an example like I know that Ram is the monitor of our class. I know that Ram is the monitor of our class. ये Ram is the monitor for our class, ये जो है ये पूरा एक सेंटेंस अलग है और ये I know that ये एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे पता है कि राम क्लास का मॉनिटर है। क्या पता है? ये बात पता है, ठीक है। तो यहाँ दैट जो है ये क्या करेगा? दैट तो आपको पता है कंजंक्शन है, हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही तो पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज को। इसका मतलब ये दैट जो है ये क्या है? ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है और ये क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? आई नो दैट राम इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। व्हाट डू आई नो? व्हाट डू आई नो? आई नो व्हाट आई नो, दिस इज द आंसर, ठीक है। इफ यू मेक अ क्वेश्चन विद दिस पार्ट, व्हाट डू आई नो, मुझे क्या पता है, तो आपको क्या पता है? राम इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, यही आपको पता है, ठीक है। सो दिस वन इज बीइंग क्वालिफाइड बाय दिस। ये जो यहाँ पे दैट आया हुआ है वर्ड, ये क्या कर रहा है? हमें इसके ही बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया? ये आई नो, ये आई नो आपका मेन क्लॉज हो जाएगा और दैट राम इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो दैट को आपने दैट कैसे रखा? आई नो दैट, ठीक है, तो आप इससे कोई मतलब नहीं बता सकते, आप मीनिंग कन्वे नहीं कर पा सकते हैं। आई नो दैट, मुझे पता है कि क्या, कुछ नहीं पता है, मतलब ऐसे कुछ पता तो नहीं चल रहा है ना इस सेंटेंस से। लेकिन जैसे ही आपने कहा आई नो, मुझे पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं वो क्या है? अपने आप में कंप्लीट है। आई नो, व्हाट यू नो, इट डजंट, it is not being asked, you are not going to even tell, but if you say I know that, then you need to tell what do you know, ठीक है। तो this was an example। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। I hoped that Radha will come। मुझे उम्मीद थी कि राधा आएगी, ठीक है। आई होप दैट, मुझे उम्मीद थी राधा आएगी। ये दैट जो है ना यहाँ पे ये मीनिंग देता है कि का, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू डू दैट, मैं वो करना चाहता हूँ। यहाँ पे दैट का मीनिंग कुछ और है, यहाँ दैट का मीनिंग वह है क्योंकि यहाँ पे जो दैट है वो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्टिंग के तौर पे यूज करेंगे ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिखती हूँ दैट इज अ टॉय, वह एक खिलौना है। यहाँ पे ये दैट क्या है? ये यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब आप यहाँ पे दैट को लगाते हैं
तो देखो ये तो इन दो सेंटेंसेस को पार्ट्स को कनेक्ट करता है मतलब कनेक्टर है, इसका मतलब है कि कंजंक्शन है। तो दैट यहाँ कंजंक्शन है, जबकि ये दैट यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पे आई होप, मुझे उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, राधा विल कम। ठीक है, तो इस पार्ट को ये बताने का काम कर रहा है। सो दिस इज द नाउन क्लॉज। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Another example is he doesn't know which dress she likes। देखिए यहाँ पे he doesn't know, उसे नहीं पता है, क्या नहीं पता है, विच ड्रेस शी लाइक्स। ठीक है, हमने तभी जो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे वो दैट से थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक विच से सेंटेंस लिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ क्या दैट से ही ऐसा होता है। नहीं, दैट का यूज़ आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में भी करेंगे, नाउन क्लॉज में भी करेंगे, लेकिन आपको तब ये देखना होगा कि आपने जहाँ पे विच लगाया है क्या वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ही डजंट नो, वह नहीं जानता है। देखो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है ना, अगर फुल स्टॉप दे दिया जाए तो, लेकिन हम लोगों ने इसे विच के साथ कनेक्ट किया है। अगर मान लो यहाँ पे इसे हम फुल मान लेते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस मानते हैं, तो अगर मान लो विच ड्रेस शी लाइक्स, ठीक है, क्या ये सेंटेंस, अब बहुत इसमें से हम में से ऐसे लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन सेंटेंस हो सकता है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चनिंग सेंटेंस ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि जब आप क्वेश्चनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप पूछेंगे विच ड्रेस डज शी लाइक्स। ठीक है, वो ऐसे बनेगा, तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी नहीं है। विच ड्रेस शी लाइक्स, इसका मतलब यहाँ विच का मतलब यहाँ क्या है, जो या जिसे, उसे नहीं पता है कि कौन सी ड्रेस या जिस ड्रेस को वो पसंद करती है वो नहीं जानता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये विच जो है ये क्या करता है, इसे क्वालिफाई करने का काम करता है। यहाँ पे अब नाउन वर्ड आप ढूंढो, ये है ड्रेस आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं नाउन क्लॉज में, जब हम सेंटेंस को पार्ट वाइज सेपरेट करते हैं तो फिर वो वर्ड्स यहाँ पे आपको मैं एक लिस्ट लिख पाऊंगी, आप इस लिस्ट को देखिए और लर्न कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मतलब हुआ जैसे कि वाई, वेयर, हु, whom, which, when, what। इसके बाद दैट भी लिख लेते हैं, सॉरी दैट WH में नहीं आता है, लेकिन दैट भी हम लोग लिखेंगे, बिकॉज देखिए ये जो वर्ड्स है ये क्या है, ये WH वर्ड्स एज नाउन क्लॉजेस। ये WH वर्ड्स जो है ये नाउन क्लॉजेस की तरह यूज होते हैं। अब इनका मतलब देखते हैं कि इन सभी का अलग अलग क्या मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि वाई, वाई मतलब क्यों, ये सब बहुत इजी है, आप सभी को ज़रूर पता है, बस यू नीड टू ब्रश इट अप। हुम मतलब किसे, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा या फिर जो या जिसे, व्हेन मतलब कब, और व्हाट मीन्स क्या। ये जो भी WH वर्ड्स जिन्हें हम नाउन क्लॉज के तौर पे यूज करते हैं, इन सभी के साथ आप चाहे तो सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट यू से इज नॉट ट्रू। जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक एग्जांपल है नाउन क्लॉज का। यहाँ पे वर्ड जो है ये क्या कर रहा है, ये इस पार्ट को क्वालिफाई कराने का काम कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी
if or whether, if or whether clauses as noun clauses. अभी एक दो एग्जांपल्स मैं ऐसे बताऊंगी जिसमें कि आपको आप ये देखेंगे कि इफ या वेदर जो क्लॉजेस है ये नाउन क्लॉज के रूप में कैसे यूज होते हैं. एग्जांपल, डू यू नो इफ schools are open. क्या तुम्हें पता है कि स्कूल्स खुले हैं? क्या तुम यह जानते हो कि स्कूल्स खुले हैं? तो यहाँ इफ जो है इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में होता है, जैसे डू यू नो इफ स्कूल्स आर ओपन, क्या तुम्हें पता है स्कूल्स खुले हैं या नहीं खुले हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, यस या नो. इफ यू नो यू विल से यस, इफ इट इज ओपन यू विल से यस, इफ इट इज नॉट ओपन यू विल से नो. इसके अलावा आप कोई जवाब नहीं दे सकते हैं. लेकिन अगर आपसे मैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना के पूछूं, डू यू नो व्हेन स्कूल्स आर ओपन, ठीक है, डू यू नो वाई स्कूल्स आर ओपन, तब आपका जवाब कुछ और होगा. व्हाट व्हेन पूछूंगी तो आप टाइम बताओगे, वाई पूछूंगी तो आप मुझे रीज़न बताओगे. मतलब जब जैसा डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा उस तरह का आप मुझे जवाब देंगे. लेकिन जब आपसे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन अराइज किया जाता है तो आपका जवाब हमेशा यस या नो में होता है. यदि हाँ है तो यस, ना है तो नो. तो ये इफ और वेदर से स्टार्ट होने वाले जो भी ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब यस या नो में होता है, तो इफ या वेदर से स्टार्ट होते हैं नाउन क्लॉज के लिए. इफ या वेदर से स्टार्ट होंगे नाउन क्लॉज कहलाएंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि हर बारी जब आप क्वेश्चन अराइज करेंगे तो उसमें इफ या वेदर आएगा ही आएगा. ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं वेदर से. I don't know whether he will pass or fail. मुझे नहीं पता है कि वह फेल होगा या पास होगा. ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हो इस तरह से. इसी सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. डू यू नो वेदर ही विल पास और फेल, क्या तुम जानते हो कि वो पास होगा या फेल होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया. तो अब यहाँ पे भी तो जवाब आप यस नो में ही दोगे. आपको लगता है वो पास होगा तो आप बोलोगे यस, आपको लगता है वो फेल होगा तो आप बोलोगे कि नो ही विल नॉट पास, ही विल फेल. ठीक है, लेकिन आप किसी तरह का कोई रीज़न, कोई टाइमिंग और कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे इसमें. तो इसे वेदर से भी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, इफ से भी. और इफ के बाद वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा जो पार्ट है सेंटेंस का ये आपका नाउन क्लॉज है. यहाँ पे भी ये जो पूरा पार्ट है ये आपका नाउन क्लॉज है. सो दिस वाज ऑल डिस्कशन ओवर द नाउन क्लॉज. आई होप कि इस वीडियो से आपको नाउन क्लॉज को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट टफ. क्या होता है कि जब हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज पढ़ते हैं तो हमेशा हम लोग नाउन और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ढूंढने लगते हैं. तो उन्हें ढूंढते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे एक्सरसाइजेस बनाते वक्त कि उनके जस्ट पहले जहाँ से आपका वो पार्ट शुरू होता है क्या उसके जस्ट पहले कोई कंजंक्शन वर्ड आया है, क्योंकि वो है तो नाउन क्लॉज लेकिन इसका मतलब ही क्या है. जैसे आप पढ़ रहे हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंडर में है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि ये कैटेगरीज कैसे बन रही हैं. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है मतलब भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड सेंटेंस में होना ही होना चाहिए, और इसके बाद फिर आप आसानी से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. I hope guys this video would be very helpful for you in understanding clauses, and in the next video I will discuss the adjective clause and adverb clause. I hope that you are liking this. If you like it, please like, share and please subscribe it, and please keep on watching. Thank you very much for watching.